हेलो स्टूडेंट्स, कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे अपन, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं की अध्ययन कर रहे थे अपन। पिछले वीडियो में अपन ने गोल्जिकाए और लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके चल रहे हैं, जो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य भाग होता है। उसका नाम है केंद्रक। कोशिका की संपूर्ण संरचना में अपन बाहर से अंदर की तरफ अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कोशिका भित्ति से लेकर के अंदर की तरफ सभी कोशिकाओं का अध्ययन करते करते अंत में अपन सबसे मध्य स्थिति के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण भाग कोशिका का होता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, केंद्रक। इसको अपन न्यूक्लियस भी कहते हैं, न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, इसे केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग या अपन ये कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण घटक कह सकते हैं, क्योंकि पूरी कोशिका पर जो नियंत्रण जो होता है वो इस केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन खोज की। तो केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो आपको बताना है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी। किस में की थी? एक पादप है जिसका नाम है आर्किड पादप की जड़ों की कोशिकाओं में सबसे पहले केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में की थी। ठीक है, अब देखो केंद्रक किसको बोलते हैं अपन। एक कोशिका का चित्र मैंने आपको सामान्य संरचना में बताया था कि कोशिका का चित्र बनाते हैं अपन तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली, उसके बाद के अंदर अगर पादप कोशिका है तो कोशिका भित्ति बाहर की तरफ बना देते हैं। जंतु कोशिका है तो बिल्कुल मध्य स्थिति के अंदर केंद्रक बनाते हैं। फिर उसके बाद में ये चारों तरफ ये कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका है, गोल्जिकाए है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, पादप कोशिका है तो हरितलवक है, ये सभी अपन बनाते हैं। तो ये जो मध्य स्थिति में सबसे बीच में बना रहे हैं ये है केंद्रक। यानी स्थिति जो होती है वो जंतु कोशिका में तो बिल्कुल मध्य भाग के अंदर, और अगर पादप कोशिका बनाते हैं अपन तो पादप कोशिका के अंदर इसकी स्थिति जो होती है बिल्कुल मध्य में नहीं होकर के थोड़ी सी पार्श्व में यानी साइड में होती है। क्यों होती है? क्योंकि पादप कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिका होती है, बड़ी रिक्तिका होती है। ये केंद्रीय रिक्तिका जो होती है बीच में आ जाती है, जिससे केंद्र को थोड़ा सा साइड में खिसका देती है। ये स्थिति की बात करते हैं। अब केंद्रक जो होता है वो तो किस में पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनमें केंद्रक उपस्थित होता है। अगर अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक या जिसको अपन जीवाणु कोशिका भी बोल सकते हैं, जीवाणु कोशिका या जीवाणु सेल के अंदर जो केंद्रक जो होता है वो सत्य प्रकार का केंद्रक नहीं होता है। उसका केंद्रीय पदार्थ जो होता है, जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला केंद्रीय पदार्थ जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? केंद्रकाभ कहते हैं। ये आपको मैंने प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर के समय पर बताया था, केंद्रकाभ। प्रोकैरियोटिक या जीवाणु कोशिका में जो केंद्रीय पदार्थ पाया जाता है उसको केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रकीय पदार्थ, केंद्र के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र, आनुवंशिक पदार्थ होता है ना, तो वो आनुवंशिक पदार्थ तो पाया जाता है मगर इसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली जो होती है ये नहीं पाई जाती। तो बिना केंद्रक झिल्ली के इसको केंद्रक नहीं कह करके केंद्रकाभ कहते हैं। ये जीवाणु कोशिका में आपको मैंने बताया था। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं तो केंद्रक के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है। केंद्रक जो होता है उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। मुख्य रूप से हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जीवाणु कोशिकाएं जो होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन की जगह पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। नॉन हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो केंद्रक में पाई जाती है। इसके बाद में किसी भी कोशिका में केंद्रक जो होता है उसका आयतन और कोशिका द्रव्य का आयतन, इन दोनों के बीच में एक संबंध रहता है, दोनों के बीच में एक निश्चित अनुपात रहता है, जिसे एक वैज्ञानिक ने, हर्टविंग नामक वैज्ञानिक ने उस अनुपात को निकालने के लिए एक सूत्र दिया था, एक फॉर्मूला दिया था। उसके बारे में बात करते हैं तो देखो कोई भी कोशिका जो होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर इस केंद्रक का आयतन यानी इसने कितनी जगह घेर रखी है, और इसका कोशिका द्रव्य यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग जो होता है इसमें कोशिका द्रव्य होता है। तो कोशिका द्रव्य का आयतन और केंद्रक का आयतन, इन दोनों के बीच में एक निश्चित अनुपात होता है। इस अनुपात को हर्टविंग नामक वैज्ञानिक ने निम्न प्रकार से बताया था। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया था और इसको
नाम दिया था न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। यानी न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में अपन एनपी कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स हर्टविग ने दिया था और ये क्या बताता है? केंद्रक का आयतन और कोशिका द्रव्य का आयतन जो होता है उन दोनों के बीच में अनुपात को दर्शाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, जिसको हर्टविग ने बताया था। और किस प्रकार से बताया था उसके लिए एक सूत्र बताया था कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स यानी एनपी इज इक्वल टू एनवी बटा सीवी माइनस एनवी। ये एक सूत्र हो गया। अभी इसका मतलब आपको बता देता हूँ मैं। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स इज इक्वल टू एन वी अपॉन सी वी माइनस एन वी। ठीक है, अब इनका मतलब क्या हो गया? देखो एन पी का तो मतलब आपको मैंने अभी बताया था क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स को निकालने का फॉर्मूला हो गया ये, तो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ठीक है, अब देखो एन वी का मतलब, वी का मतलब वॉल्यूम, एन का मतलब न्यूक्लियस यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्रक का आयतन। एन वी का मतलब हो गया है केंद्रक का आयतन, केंद्रक का आयतन। ठीक है, इसके बाद में सी वी, वी का तो मतलब वॉल्यूम, सी का मतलब साइटोप्लाज्म है यानी कोशिका द्रव्य, तो इसका मतलब हो जाएगा कोशिका द्रव्य का आयतन। ठीक है, और एन वी यहाँ पर दोबारा आया है तो ये वही हो गया केंद्रक का आयतन। तो इस प्रकार का ये फॉर्मूला है जो है, ये केवल अपन से पूछा जा सकता है। बाकी कंप्यूटर के एग्जाम में इससे इस पर आधारित अगर कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है तो अपन को एन वी और सी वी का मान दिया हुआ रहता है। जैसे एन वी अपन को जितना भी दे दिया उसको ऊपर लिख देंगे, सी वी जितना दिया है उसमें से एन वी को माइनस करके जितना आएगा वो नीचे लिख देंगे, और दोनों का डिवाइड करके जो मान आएगा वो एन पी आ जाएगा। यानी एन वी और सी वी का मान अपन को दिया हुआ रहेगा। तो ये है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स को ज्ञात करने का सूत्र, जो किसने दिया था? हर्टविग को। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है केंद्रक का आयतन और कोशिका द्रव्य का आयतन जो होता है उनमें क्या अनुपात होता है, उस अनुपात को दर्शाने वाला ये सूत्र होता है। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं केंद्रक का रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन का मतलब केंद्रक के अंदर कौन कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से केंद्रक की अगर बात करते हैं तो केंद्रक जो होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन। अब इसमें दो चीज़ें आ गई है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब दो हो गया है यहाँ पर, एक तो हो गया न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा हो गया है प्रोटीन, यानी न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन दोनों को मिला करके न्यूक्लियो प्रोटीन का है। अब न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल जो होता है केंद्रक में पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो डीएनए व आरएनए होता है, जो आपने सबने नाम सुन रखा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और प्रोटीन अभी आपको मैंने बताई है कौन कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये दो प्रकार की प्रोटीन होती है। तो हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए और आरएनए दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। और इसी को ही अपन दोनों को मिला करके एक साथ अपन क्रोमेटीन भी कह सकते हैं। अब ये क्रोमेटीन क्या होता है ये भी आगे अपन पढ़ेंगे। और क्रोमेटीन ही आगे चल करके किसको बनाता है? गुणसूत्र बनाते हैं। कहते हैं ना अपन गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में होते हैं। ये गुणसूत्र जो होते हैं कोशिका के केंद्रक के अंदर कहाँ होते हैं? ये क्रोमेटीन बनाते हैं। यानी केंद्रक जो होता है उसमें धागी रूपी संरचना होती है जिसको क्रोमेटीन कहते हैं, और यही धागी रूपी संरचना आगे चल करके गुणसूत्र का निर्माण करती है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया है केंद्रक का रासायनिक संगठन। मुख्य रूप से किसका बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए व आरएनए हो गया, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो गई है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं केंद्रक की संरचना। ठीक है, ये केंद्रक वाला टॉपिक जो है इस आज की वीडियो में पूरा नहीं होगा। केंद्रक को अपन 2-3 वीडियो तक पढ़ेंगे क्योंकि सबसे मुख्य भाग है और काफ़ी सारा डिटेल के अंदर इसको पढ़ना है अपन को। तो देखो, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अगर अपन केंद्रक की संरचना का अध्ययन करते हैं तो केंद्रक जो होता है मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर के बना होता है। दो भाग स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। एक तो होता है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, और दूसरा होता है वो होता है केंद्रक द्रव्य। क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। ठीक है, केंद्रक झिल्ली तो क्या कहलाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
और केंद्रक द्रव्य को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दो चीज़ें मिलकर के केंद्र की संरचना का निर्माण करती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो एक चित्र के द्वारा मैं आपको समझा दूं पहले केंद्रक जो होता है उसकी संरचना। केंद्रक की संरचना अगर अपन बनाते हैं तो चारों तरफ तो झिल्ली होती है जो अपन बनाते ही हैं। अब ये चारों तरफ झिल्ली जो होती है ना, इसके बीच बीच में छिद्र होते हैं। ध्यान रखना, केंद्रक झिल्ली को अपन जैसे कोशिका के अंदर अपन अभी केंद्रक बनाते हैं तो अपन एक झिल्ली बनाते हैं, मगर वास्तव में ये दो झिल्लियाँ होती है। इस प्रकार से दोहरी झिल्ली युक्त होता है। केंद्रक की झिल्ली दो झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। दोहरी झिल्लियाँ होती है। दोहरी झिल्लियों के बीच बीच में जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें केंद्रकीय छिद्र कहते हैं। छिद्र होते हैं जिनके द्वारा आदान प्रदान होता है। कोशिका द्रव्य से कोई भी घटक अंदर आए तो इन छिद्रों से आ जाता है, या केंद्रक से कोई घटक कोशिका द्रव्य बाहर जाए तो इन छिद्रों के द्वारा आदान प्रदान होता है। तो वास्तव में केंद्रक झिल्ली द्विस्तरीय होती है, दो स्तरों से मिलकर के बनी होती है। तो केंद्रक झिल्ली जो होती है द्विस्तरीय होती है और दोनों स्तरों से बनी हुई झिल्ली के बीच बीच में सूक्ष्म छिद्र स्थित होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, केंद्रकीय छिद्र कहते हैं। तो केंद्रक की संरचना में इस प्रकार से लगातार केंद्रक झिल्ली नहीं बना करके बीच बीच में मैं स्पेस बना रहा हूँ, अवकाश बना रहा हूँ। ये अवकाश ही आगे चल करके केंद्रकीय छिद्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार से केंद्रक की झिल्ली होती है द्विस्तरीय और दोनों स्तरों के बीच बीच में ये जो अवकाश है ये केंद्रकीय छिद्र कहलाते हैं। अब अंदर की तरफ इसमें धागे रूपी संरचना के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसको अपन क्रोमेटिन कहते हैं। अब ये क्रोमेटिन क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, गुणसूत्र क्या है, ये सब चीज़ें अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। और यहाँ साथ में अब मैं एक अलग से गोलाकार संरचना और बना रहा हूँ जिसको केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक की संरचना के अंदर एक तो ये अंदर जो गोलाकार संरचना है ये तो कहलाती है केंद्रिका। ये क्रोमेटिन और ये केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक झिल्ली के बीच बीच में ये जो छिद्र हैं इनको केंद्रकीय छिद्र कहते हैं। अब ये क्रोमेटिन जो होती है, ये क्रोमेटिन भी दो प्रकार की होती है। कुछ जगहों पर तो क्रोमेटिन जो होती है वो गहरी होती है, यानी इसको अभिरंजित करते हैं रंग प्रदान करके। अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ जगहों पर तो ये क्रोमेटिन जो होती है गहरी अभिरंजित धब्बों के रूप में दिखाई देती है। जो गहरी अभिरंजित धब्बे जो होते हैं उनको तो बोलते हैं यू क्रोमेटिन, सॉरी गहरे जो हैं वो तो हैं हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। और जो लाइट है, जो हल्के धब्बे होते हैं वो कहलाते हैं यू क्रोमेटिन। अब ये यू और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं ये मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ डायग्राम के अंदर दिखा रहा हूँ। यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन दो भागों में विभाजित होती है क्रोमेटिन। इसके अलावा कुछ द्रव्य पदार्थ भरा रहता है जिसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य ये केंद्रक की संरचना होती है। इसकी संरचना को मुख्य रूप से दो भागों में अपन बांटा है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रक द्रव्य। अब केंद्रक द्रव्य के अंदर सब चीज़ों की स्टडी अपन अंदर वाली चीज़ों की एक साथ अध्ययन कर लेंगे। केंद्रक झिल्ली जो होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो केंद्रक की संरचना को डिटेल से स्टडी जो होती है वो अपन अगले वीडियो के अंदर करेंगे। आज की वीडियो में केंद्र का टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर दिया है, जिसमें संरचना को लेकर के अगले वीडियो में इसको पूरा करेंगे। थैंक यू।